गुड मॉर्निंग। माय नेम इज सुहेल और आज हम करने जा रहे हैं सोल्यूशन चैप्टर में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। पिछले लेक्चर में आपने ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर और आपका क्या कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के अलावा आपने किया था रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं और मैंने आपको बताया था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो डायरेक्टली डिपेंड करती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे। नंबर ऑफ मोल्स का मतलब सोल्यूट का ये हुआ कि कितना सॉल्वेंट में सोल्यूट मौजूद है, राइट। तो जैसे जैसे हमारे नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के बढ़ते जाते हैं सॉल्वेंट के अंदर, तो उसी हिसाब से हमारी कंसंट्रेशन भी बढ़ती जाती है। तो आज हम कर रहे हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो कि एक और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है जी, तो मैं यहाँ लिख देता हूं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये आपको लोगों को दिख रहा होगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में हम आपको ये बताएंगे, ठीक है जी। फ्रीजिंग पॉइंट को हम एफपी भी कहते हैं। तो पहले आपको ये समझना होगा कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है ना। फ्रीजिंग पॉइंट मींस एफपी, ये आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। इट इज द टेम्परेचर। मैं आपको पहले बता देता हूं, ये वो टेम्परेचर है किसी भी सब्सटेंस का या सोल्यूशन का, राइट, जिसमें कि वो फ्रीज हो जाता है। अब फ्रीज होने का क्या मतलब है, यानी कि उसका सॉलिड बनना शुरू हो जाता है। यानी कि व्हेनेवर अ पर्टिकुलर सब्सटेंस या लिक्विड है या गैस है, तो गैस से लिक्विड में आएगा। तो इसमें मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, जब भी आप सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस शिफ्ट करते हैं, यानी कि 1 मोल ऑफ सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्यूजन। और जब 1 मोल ऑफ लिक्विड 1 मोल ऑफ गैस में कन्वर्ट होता है, देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड वेपोराइजेशन, राइट। तो इनके जब हीट हम सप्लाई करते हैं और रिवर्स प्रोसेस के अंदर हीट निकलती है, गैस को अगर हम कंप्रेस करेंगे तो लिक्विड बनेगा, लिक्विड से सॉलिड बनेगा, तो आपका सॉलिडिफिकेशन होगा, यानी कि सॉलिड की फॉर्मेशन होगी। तो इसमें होगा डेल्टा एच फ्यूजन और ये होगी डेल्टा एच वेपोराइजेशन। ये थर्मोडायनेमिकल चीजें आपको पिछले क्लास 11th में आपको पता लग गई होंगी। नाउ फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट एक तरह का टेम्परेचर है, टेम्परेचर, ठीक है ना। अब आपको भी पता है कि लिक्विड जो है वो सॉलिड बनेगा, यहां से लिक्विड सॉलिड बनेगा, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ द टेम्परेचर एट विच लिक्विड फॉर्म and solid form are in equilibrium। ये इक्विलिब्रियम में है। अब इसका मतलब समझना है, ये इक्विलिब्रियम क्या है। मतलब कि आपका लिक्विड सॉलिड की तरफ चल रहा है, यानी कि जो ड्राइविंग फोर्स है वो उसको सॉलिड की तरफ ले जा रहा है, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आने पे सॉलिड बनना शुरू हो जाएगा। वो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक्चुअली सॉलिड और लिक्विड फॉर्म दोनों इक्विलिब्रियम में होते हैं, यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शंस आर इक्वल। यानी कि इसको हम दूसरे ढंग से भी कह सकते हैं कि सॉलिड जो है वो उस टेम्परेचर पे लिक्विड बनना चाहता है, यानी फॉरवर्ड में जा रहा है, और लिक्विड जो है वो वापस उसी टेम्परेचर पे ड्राइविंग फोर्सेस को सॉलिड के फॉर्म पे ले जा रही है। तो इस सिचुएशन में व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शंस आर इक्वल, तो सॉलिड एंड लिक्विड फॉर्म्स, यानी कि लिक्विड फॉर्म्स एंड सॉलिड फॉर्म्स आर इन इक्विलिब्रियम। इसका एक और मतलब है, ठीक है ना, वो हम करेंगे, दैट इज राइट, सॉलिड एंड लिक्विड फॉर्म्स हैव सेम वेपर प्रेशर। अब आ गया समझ में, यानी कि आपका जो फ्रीजिंग है वो वेपर प्रेशर से रिलेटेड है, ठीक है जी। और आपने ये बीकर लिया हुआ है, ये लो जी,
ठीक है, और ये बंद है, मान लीजिए मैनोमीटर है, इसके अंदर बेसिकली आपका सॉल्वेंट है, ये रहा सॉल्वेंट जिसको हम वाटर मान लेते हैं। वाटर कितना लिया हुआ है 500 ml, और इसके अंदर हमने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डाला हुआ है। क्या डाला हुआ है? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। अब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट से क्या होगा? उसके पार्टिकल सरफेस पे अपनी जगह घेर लेंगे, तो जो वाटर वेपर्स हैं वो कम यहां पहुंचेंगी, यानी कि लेस नंबर। तो इसका मतलब ये हुआ रिजल्ट। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ आप समझे? इसका रिजल्ट बहुत ही इजी है। रिजल्ट क्या हुआ? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो गया, लोअरिंग। और जब लोअरिंग हो गई वेपर प्रेशर की, तो यहां मैं आपको रफ वर्क में बता देता हूं, ठीक है ना। वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, एंड बॉइलिंग पॉइंट जब जब आपका कैसे रिलेटेड है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीजिंग पॉइंट। अब यहाँ पे वेपर प्रेशर लोअर हुआ, इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, यानी जो चीज़ 100 पे पहले बॉयल हो रही थी वो बढ़ के मान लो 120 पे जो बॉयल हो रही है। ये 120 डिपेंड करेगा कि आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और जब जब आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, ये बढ़ गया, तो फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा। इसका मतलब क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा का मतलब है कि जो चीज़ 0 डिग्री पे सेल्सियस पे पहले फ्रीज हो रही थी, वो अब -4 डिग्री सेल्सियस और मोर पे फ्रीज होगी, डिपेंडिंग। ये फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन कहलाता है, क्योंकि ये घट गया। और घटना डिपेंड करता है, हो सकता है ये -4 की जगह -6 हो, -7 हो, -25 हो। वो डिपेंड करता है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स उस सॉल्यूशन के अंदर कितने हैं। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्लेज अ वाइटल रोल, राइट? सो व्हिच इफेक्ट्स बेसिकली द बॉइलिंग पॉइंट एज वेल एज द फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो आपस में रिलेटेड हैं, ठीक है ना। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि कंपेयर कर सकते हैं। अब कंपेयर किस में करेंगे मैं आपको बता दूं, ठीक है जी। एक तो ये है, और दूसरा एक बीकर यानी कि मैनोमीटर हम लेते हैं। प्लीज रिमेंबर, ये देखिए इसमें है प्योर वाटर, नो सॉल्यूट, प्योर। हमें यहां दिख रहा हूं, शायद ना दिख रहा हो, ये प्योर वाटर है। क्या है? प्योर वाटर, यानी कि प्योर सॉल्वेंट बोल सकते हैं, सॉल्वेंट, ठीक है जी, प्योर है। तो इसके अंदर सारी जो आपके सरफेस पे जो है वो मॉलिक्यूल्स हैं किसके? वाटर के ही। तो जो वेपर प्रेशर होगा एक तो वो इससे ज्यादा होगा, यानी कि आप कह सकते हैं ये बीकर ए, ये बीकर बी, राइट। इनको हम ग्राफिकली समझेंगे, क्योंकि वेपर प्रेशर वी ऑल्सो नो, आप लोग नोट भी कर सकते हो, और लैपटॉप पे देखो, ब्राइटनेस बढ़ा के देखो, और क्या कहते हैं आप अपना वो ईयरफोन यानी कि हैंड्स फ्री लगा के देखें तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो वी नो दैट वेपर प्रेशर इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है ना, टू टेम्परेचर। तो टेम्परेचर तो बढ़ता ही जाएगा, तो वेपर प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। ये प्रॉपर्टी पिछले लेक्चर में आपने की थी, ठीक है जी। अब हम एक ग्राफ डाल रहे हैं, लो जी ग्राफ डाल दिया, ये है टेम्परेचर, इज दैट राइट? तो मैं ये थोड़ा सा सीधा कर देता हूं, ठीक है, ये लीजिए। तो ये है टेम्परेचर, इधर टेम्परेचर ऑन एक्स एक्सिस, राइट, और वाई एक्सिस पे हम वेपर प्रेशर ले लेते हैं। दिस इज वीपी मींस वेपर प्रेशर, और ये ऊपर को बढ़ रहा है, ये 10 है, 20, 30 मिलीमीटर, 40, 50, 60, 70, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसी तरह ये टेम्परेचर है 10 डिग्री, 20 डिग्री, ये आपका 30, 40, 50, 60 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। तो यहाँ पे हमें एक कर्व मिलता है, ये कर्व है ए बी, ये किसका है? सॉल्वेंट का। प्लीज रिमेंबर ये कौन सा सॉल्वेंट है? ये वाला, राइट। ए का लोअर होगा बी से, और ये कर्व आया आपका विद रिस्पेक्ट टू, राइट, सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन, इसको मान लेते ए बी, और ये जाएगा सी तक,
और ये जाएगा डी और ये ई, ओके, और ये आपका ऐसे होगा। और इसमें सॉल्वेंट का जो कर्व है वो आपका क्या है, ऊपर है। सॉल्वेंट का कर्व ऊपर है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, राइट। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सॉल्यूट नहीं है, और सॉल्यूट होता तो लोअरिंग हो जाती। तो इसलिए इसका जो कर्व ए बी है वो आपका क्या है, लिक्विड सॉल्वेंट। प्लीज रिमेंबर, लिक्विड सॉल्वेंट भी लिख सकते हैं, यहां मैं लिख देता हूं लिक्विड सॉल्वेंट, राइट। अब हम ये टेम्परेचर घटा रहे हैं क्योंकि इधर से इधर को चल रहा है ग्राफ, तो ये टेम्परेचर यहां पे, तो ये आ गया आपका बी पॉइंट, ठीक है नहीं ये। और सॉल्यूशन के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूट एक तो है प्लस में सॉल्वेंट, लो जी सॉल्वेंट। यानी कि हम डिस्कस कर रहे थे कि ये कर्व एक दूसरे के ऊपर क्यों है। तो कर्व जो है आपका ए और बी वो इसलिए ऊपर है क्योंकि ये प्योर सॉल्वेंट है, इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा। तो ये बात पहले वाले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी आपने सीखी थी कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के अंदर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो गया था तो उसको ज्यादा हीट करना पड़ा था। बेसिक डिफरेंस क्या है, वो था बॉइलिंग का। तो बॉइलिंग के लिए हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, तो हम इस तरफ से पढ़ेंगे, और फ्रीजिंग के लिए हमें इधर को यानी कि टेम्परेचर घटाना पड़ेगा ज्यादा। इज दैट राइट? तो हम इसको इस तरफ पढ़ रहे हैं। तो जैसे जैसे यहां से अगर आप देखें ए से ए सॉल्वेंट को हमने टेम्परेचर घटाना शुरू किया, ये टेम्परेचर घट रहा है। अगर आप बहुत सारे ग्राफ डालेंगे तो टेम्परेचर घट रहा है, और बी पे क्या हो जाता है, सॉलिड फॉर्म होता है, यहां बनना शुरू होता है। तो एट बी, राइट, सॉलिड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। तो ये हम यहां लिख सकते हैं टेक्स प्लेस। तो अब आपको पता लग गया, यानी कि बी दैट इज बी इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ये हमने लिख दिया। तो बी क्या हुआ, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। नाउ अगर आप देखें तो सॉल्यूशन के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होने की वजह से, ये रहा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जिसके अंदर हम बना देते हैं ऐसे, राइट। तो अब क्या होगा कि इस ये तो यहाँ पे फ्रीज हो गया, यानी कि यहाँ पे वेपर प्रेशर, ठीक है जी, आपका कुछ होगा और जो आप यहाँ पे नाप सकते हैं, राइट। तो ये बी पॉइंट पे ये सॉलिड बनना शुरू हुआ है, राइट। जरा सा भी टेम्परेचर आगे करेंगे तो क्या होगा, दिक्कत आ जाएगी। इज दैट राइट? तो यानी कि यहाँ पे सॉलिड फॉर्म और लिक्विड फॉर्म का वेपर प्रेशर सेम होगा, ठीक है, इस टेम्परेचर पे। ये रहा, ये टेम्परेचर को मान लेते हैं हम T1, ओके जी। अब यहां से हम इसको सॉल्यूशन को ठंडा करना शुरू करते हैं। ठंडा करते करते ई से आते हुए यहाँ आ जाता है, यहाँ तक कर दिया हमने ठंडा, क्योंकि इसको हमें ज्यादा ठंडा करना पड़ेगा, ई पॉइंट। और ये ई पॉइंट से परपेंडिकुलर डाला, ये हो गया टेम्परेचर T2। यानी कि ई पे सॉल्यूशन जो है वो फ्रीज होना शुरू होता है। यानी कि आप लिख सकते हैं एट ई, राइट, सॉल्यूशन, राइट, स्टार्ट becoming right solid। इसका मतलब हुआ दैट इज E is freezing point of solution, E is the freezing point of solution। तो this is point number 1, this is point number 2, right। और अगर हम इन दोनों को अटैच करते हैं तो something like that will come up। यानी कि B से आप इसको ऐसे जाते हैं, राइट, तो और ज्यादा सॉलिडिफिकेशन होता जाएगा, और ज्यादा सॉलिडिफिकेशन होता जाएगा। यहां से टेम्परेचर और ज्यादा घट रहा है। मैं इसको आप चाहे तो इसको डार्क में भी बना सकते हैं ऐसे, राइट। सो बी सी डी ए बी, राइट, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई। मतलब कि सी तक आप जाते हैं तो और ज्यादा सॉलिडिटी। तो यानी कि मेरा मतलब है
कि 2 पॉइंट आपके पास आए B एंड E। सो E माइनस B का टेम्परेचर इज बेसिकली डेल्टा टी एफ, एफ फॉर फ्रीजिंग। तो यानी कि ये देखो डेल्टा टी एफ, दिस इज, यानी कि मान लीजिए ये आपका ज्यादा टेम्परेचर पे, यानी कि प्योर सॉल्वेंट आपका मान लो 35 डिग्री पे फ्रीज हो रहा था, तो ये 20 डिग्री के आसपास ही फ्रीज हो जाएगा, राइट, यानी कि डिप्रेशन हो गया, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट घट गया, ठीक है ना। सो डेल्टा, यहां पे लिख देते हैं डेल्टा टी एफ क्या कहलाएगा, डिप्रेशन, यानी कि डिफरेंस है ये इसका, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर, ये आप बना सकते हैं, नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि डेल्टा टी एफ का डिफरेंस बढ़ता जाएगा। वो कब बढ़ेगा, जब आपका अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इसके अंदर आप बढ़ा देंगे तो डिप्रेशन भी बढ़ जाएगा। तो क्यों बढ़ेगा, इसका भी रीजन एमसीक्यूज में बोर्ड वाले आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि आप एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। मगर नॉलेज में चाहूंगा कि आप पूरी लें, इज दैट राइट, तो क्वेश्चन आपके इजी हो जाएंगे। डेल्टा टी बी पे बोर्ड में क्वेश्चन आ सकते हैं, और डेल्टा टी एफ पे बोर्ड में क्वेश्चन ज्यादातर नहीं आते, ऑस्मोटिक प्रेशर पे आते हैं, और मोलैलिटी और मोलारिटी निकालने पे ज्यादा आते हैं, ठीक है ना। उनको आप ज्यादा फोकस कर लीजिएगा। मैं टाइम टू टाइम लेक्चर्स में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आइडिया देता रहूंगा, सो दैट आप उनके ऊपर फोकस करेंगे, और एक वीडियो लेक्चर भी हम इसमें बना लेंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंस क्या हुआ, डेल्टा टी एफ इज बेसिकली कॉल्ड व्हाट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि T2 माइनस T1 इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ। जिस तरह पिछले वाले कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में ये डेल्टा टी बी था, राइट, तो ये आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसको अब मिटाने जा रहा हूं, राइट। तो फ्रीजिंग पॉइंट आपको पता लग गया, राइट, डिफरेंस पता लग गया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको पता लग गई, इज दैट राइट। और अब हम इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी कर सकते हैं, राइट। तो आपको पता है T2 माइनस T1 is basically nothing but delta TF, right? Delta TF जो आपका है, ठीक है, is basically directly proportional to the amount of solute present in the solvent. Amount of solute present in किसमें, सॉल्वेंट, राइट। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ये क्या बात हुई, क्योंकि इसमें भी टेम्परेचर इन्वॉल्व है, तो हम इट इज इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं, के एफ, के एफ इज कॉल्ड क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, तो हम इसको बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, या मल्टीप्लाइड बाई ये क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्वेंट और पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट इज मोलैलिटी, राइट। और मोलैलिटी को हम एक्सप्लेन करेंगे तो W2 पिछले लेक्चर में की थी, M2 मल्टीप्लाइड बाई 1000 अपॉन में W1, इज दैट राइट। इसकी वैल्यू ऊपर में आप पुट कर दीजिए, KF मल्टीप्लाइड बाई W2 M2, ओके, मल्टीप्लाइड बाई 1000 अपॉन में W1, राइट, इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ। यानी कि ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपके पास आ गया, ओके। नाउ विद द हेल्प ऑफ सो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि W2 अपॉन M2 व्हाट इज दिस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डेल्टा टी एफ इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2, यानी कि मोल फ्रैक्शन किसका, ऑब्वियसली मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, वो हम यहाँ लिख देंगे, लो जी लिख दिया, ठीक है जी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, देयरफॉर, ठीक है जी, डिप्रेशन, यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, आप डाउन कर लिख सकते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आपने प्रूव कर दिया, ये डेल्टा टी एफ इज अ
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। नाउ अब हम आपको एक और चीज देखते हैं, ये नोट कर लिया होगा, मैं आपको 2 सेकंड दे रहा हूं, आप मिटा लो, ठीक है। जब आपने मिटा लिया है, ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, ठीक है जी। इसमें से मॉलिक्यूलर मास कैन बी कैलकुलेटेड, वैल्यू ऑफ M2 कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड, ठीक है जी। कैसे? आप इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, वेरी सिंपल, दिस इज KF मल्टीप्लाइड बाई W2 मल्टीप्लाइड बाई 1000, ये इधर आ गया डेल्टा TF, जो भी T2 माइनस T1 है आपका, दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे, इज दैट राइट। आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आप लिख सकते हैं M2 मॉलिक्यूलर मास, ओके, दिस मल्टीप्लाइड बाई, ये नीचे चला गया, इज दैट राइट, M2 मल्टीप्लाइड बाई W1, राइट। M2 तो निकाल ही चुके हैं हम, ठीक है। सो ये इधर गया, ये इधर आ गया, राइट। तो आपका ये बचा, इसको ऐसे लिख दो तो ज्यादा ठीक रहेगा, W1 आ गया, राइट। सो दिस इज द मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेटेड। मॉलिक्यूलर मास आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा TF के, बट वैल्यू ऑफ मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है जी। इसकी जगह आप x2 भी लिख सकते हैं, तो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सो फ्रीजिंग, इसका हमारे को आपका यूज क्या है, राइट, फर्दर, और यूज करने के बाद हम ये भी कह सकते हैं कि कहाँ कहाँ हम इसको आपके यूज कर सकते हैं। तो एक तो एंटी फ्रीज सोल्यूशन को बनाने में हम इसको यूज करते हैं। एंटी फ्रीज बेसिकली क्या होता है, ठीक है ना, एंटी फ्रीज जो फ्रीजिंग नहीं होने दे, इथाइलिन ग्लाइकॉल एक एंटी फ्रीज है, जिसको आप डिप्रेस कर देता है ये वाटर में, वाटर के किसको, फ्रीजिंग पॉइंट को, कारण क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो जाता है। एंटी फ्रीज, ये क्वेश्चन आता है कई बारी, व्हाट इज एंटी फ्रीज, तो आप लिख सकते हैं इट इज इथाइलिन ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल ये ग्लाइकॉल, राइट, ग्लाइकॉल तो आपको पता ही है, CH2OH, राइट, CH2OH इथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है ना। 2 OH वाले ग्लाइकॉल, 1 OH वाले अल्कोहल, 3 OH ग्रुप हो जिसमें उनको बोलते हैं ग्लिसरॉल, ग्लाइसेरॉल, दैट इज व्हाट यू कैन से एंटी फ्रीज। तो बेसिकली एंटी फ्रीज जब पानी में मिक्स होता है, तो मैं आपको बताऊं, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एलिवेट हो जाता है और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाता है। अब मान लो गाड़ी जो है आपकी वो चल रही है किसी ठंडी जगह में, तो कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा जब आप हायर हिल स्टेशन पे जाते हो, तो वो पेट्रोल की टंकी या डीजल की टंकी के नीचे ट्रक वाले आपके क्या लगाए बैठे होते हैं, थोड़ा सा दूर नीचे रख के आग लगा के रखते हैं, सो दैट की टंकी गर्म हो जाए और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। अब क्या होता है कि हम लोग इसमें ये इथाइलिन ग्लाइकॉल डाल देते हैं, तो जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है, काफी कम हो जाता है, -25 तक पहुंच जाता है, और इतना टेम्परेचर वहां होता नहीं, तो जो पेट्रोल है या डीजल है वो लिक्विड ही बना रहता है, ठीक है, उसका भी फ्रीजिंग पॉइंट हम डिप्रेस कर सकते हैं। तो किसी भी चीज का फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सब हमारे हाथ में है, और ये सब किसके और अगर हाथ में है, ऊपर वाले के नहीं, और सल्यूट के हाथ में। सल्यूट जितना डालोगे ज्यादा, उसी हिसाब से इन पैरामीटर्स के अंदर चेंज हो जाएगा, ठीक है जी। सेकेंडली, जब आप डेजर्ट में गाड़ी चला रहे होते हैं तो रेडिएटर में पानी उबल जाता है और गाड़ी सीज हो जाती है, यानी इंजन सीज हो जाता है। आपने देखा होगा लोग बोनट खोल के खड़े होते हैं और भाप निकल रही होती है, कारण क्योंकि डेजर्ट में मई जून के महीने में what exactly happens is the water boils inside the radiator of a car or a vehicle.
सो वी ऐड अगेन इथाइलिन ग्लाइकॉल विच इज कूलेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि ऑन द अदर साइड ऑफ द हीटिंग आपका ये कूलेंट है। कूलेंट के अंदर बेसिकली क्या होता है कि ये बॉइलिंग पॉइंट को एलिवेट कर देता है। एलिवेट करने के बाद व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इज कि एलिवेशन उसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि 150 डिग्री 160 डिग्री तक बॉइलिंग पॉइंट वाटर का पहुंच जाता है। इतना टेम्परेचर वहां डेजर्ट में होता नहीं, इसलिए गाड़ी में पानी की बॉइलिंग नहीं होती और वो चलती रहती है। लेट मी एक्सप्लेन यू। बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 100 डिग्री है, तो दिस इथाइलिन ग्लाइकॉल प्रिवेंट करता है वाटर को बॉयल होने से। हाउ? बॉयल होने से, क्योंकि 100 डिग्री में वो बॉयल होना है तो उसका वो टेम्परेचर 150 कर देता है, तो 150 में बॉयल होता है, तो इट प्रिवेंट्स द वाटर टू बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस। दीज आर आई एम टेलिंग यू यूजेस ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो हम आइसक्रीम वालों को आपने देखा होगा कि बर्फ के साथ नमक मिला देते हैं या कैल्शियम क्लोराइड मिला देते हैं, यानी कि CaCl2 और NaCl is added to हाँ जी to ice, राइट। तो बेसिकली क्या होता है कि अब ये जो सॉल्यूट्स हैं ये है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स, इज दैट राइट। तो इन द विंटर में क्या होता है कि जब हिल्स के ऊपर स्नोफॉल होती है तो हाँ, तो गाड़ी आती है और वो NaCl का स्प्रे करती है या कैल्शियम क्लोराइड का स्प्रे करती है, ठीक है जी। तो इस जो फिर मिक्सचर बन जाता है, यानी कि ठीक है ना, आइस NaCl, ठीक है जी, हैज लो फ्रीजिंग पॉइंट। अब जब फ्रीजिंग पॉइंट लो हो जाता है तो व्हाट हैपेंस, इज इट राइट। तो द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग जो होती है आपके, राइट, वो हायर हो जाती है। आप समझो मेरी बात, ये एक सड़क है, सड़क के ऊपर स्नो जमी हुई है, इज दैट राइट। लो जी, ये स्नो जम गई, राइट, सारी स्नो जमी है। तो इसके ऊपर हमने क्या किया, आपके NaCl मिक्स कर दिया, तो मिक्सचर बन गया NaCl प्लस वाटर, और उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो गया। तो ये जो चारों तरफ का एरिया है, ये जब इसका फ्रीजिंग पॉइंट Fp, राइट, लोअर हो जाएगा तो सराउंडिंग का, ठीक है ना, टेम्परेचर, सराउंडिंग टेम्परेचर इज हाई, इज दैट राइट। सो टेम्परेचर सराउंडिंग का जो है वो हाई हो जाता है। तो बेसिकली क्या होता है कि द मिक्सचर देन डज नॉट फ्रीज एंड आइस कीप्स ऑन मेल्टिंग, ice keeps on melting. You know why? Because now the heat will transfer from higher to lower temperature. इसका फ्रीजिंग पॉइंट लो कर दिया आपने स्नो का, और ये हायर टेम्परेचर, तो हीट इधर से इधर चलेगी जो उसको पिघला देगी और पानी बना देगी। तो आइस सड़क पे या रोड के ऊपर नहीं रुकेगी और आपकी गाड़ी निकल जाएगी। एक रिक्वेस्ट आप लोगों से करना चाहता हूं कि बीटेक हो, BSc हो, ठीक है ना, chemistry has vital role to play only in NEET, right, as well as in industrial chemistry और polymer chemistry के अगर आप बीटेक करना चाहते हैं। Otherwise you have to be, you know, quite enough or able to understand, right, the basic concepts up to class 12th, right। बीटेक में अगर आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल करेंगे, EEE करेंगे, IIIT करेंगे और मैकेनिकल करेंगे, राइट, उसमें बहुत ही कम रोल है पहले सेमेस्टर में, यानी फर्स्ट 6 मंथ्स में केमिस्ट्री कंपलसरी है, उसके बाद आपका पीछे छूट जाएगा, ठीक है ना, ऐसा देखा गया है द सिलेबस। बट फॉर दो स्टूडेंट्स जो केमिस्ट्री में ही आगे कुछ करना चाहते हैं, जैसे कि केमिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग आपके मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि फॉर फार्माकोकाइनेटिक्स और ये सारी चीज़ें, मेडिसिनल केमिस्ट्री, राइट, और बायोकेमिस्ट्री, ये सब इसी चीज से रिलेटेड है। केमिस्ट्री इज नथिंग बट द, हम कह सकते हैं, द स्टडी ऑफ मैटर, दैट इज ऑल। कुछ क्वेश्चन और भी हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं, जैसे कि ओशंस फ्रीज क्यों नहीं होते। तो आप आंसर दे सकते हैं कि ओशन इसलिए फ्रीज नहीं होते क्योंकि ओशंस के अंदर लॉट्स ऑफ सॉल्ट्स आर डिसॉल्व्ड, जिससे कि आपका वेपर प्रेशर काफ़ी क्या हो जाता है, लो हो जाता है, और बॉइलिंग पॉइंट यानी कि
बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो ना तो पानी बॉयल होता है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में, और जब जब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो फ्रीजिंग पॉइंट 0 से नीचे चला जाएगा, राइट, और मे बी मोर लेस देन। तो बेसिकली ना तो वो ठंड में या अंटार्कटिका में बहुत ज़्यादा फ्रीज नहीं होता और पानी बहता रहता है, ऊपर ऊपर बर्फ होती है, नीचे नीचे पानी ही होता है। सो दिस इज व्हाट। और एक क्वेश्चन और आता है कि आइसक्रीम बनाते हैं हम मेटल में या प्लास्टिक कोन्स में कई बार। तो वो बेसिकली कॉमन सॉल्ट भी डाल देते हैं, जिसका कि हम आंसर दे चुके हैं, व्हाई दे ऐड कॉमन सॉल्ट। सो आप ये कह सकते हैं कि आइस एंड कॉमन सॉल्ट मेक अ मिक्सचर, राइट। कौन डाल देते हैं? ये सेलर्स, जो जैसे कुल्फी बनाने वाले या कुछ, ठीक है ना। तो इसका जो एक मिक्सचर है वो फ्रीजिंग मिक्सचर कहलाता है। तो जो फ्रीजिंग है कंटेंट्स की, राइट, वो फास्टर होने लगती है। कारण क्योंकि जो कंटेंट्स हैं कोन्स के अंदर, उनकी फ्रीजिंग फास्ट होगी, तो जल्दी आइसक्रीम जमेगी। इज दैट राइट? क्योंकि सराउंडिंग टेम्परेचर आपका लो हो जाएगा और आपका टेम्परेचर हाई होगा, राइट। तो आपका टेम्परेचर, तो फिर आपका टेम्परेचर आप लो करना शुरू करोगे, राइट। ली शैटेलर प्रिंसिपल के हिसाब से जो भी चीज हो रही है उसको उल्टा इफेक्ट पैदा होता है, यानी कि उसको कम करने का इफेक्ट पैदा होता है, राइट। मैं आपको फिर से एक बार छोटा सा करके समझा देता हूं। ये आपने एक कंटेनर लिया, इसके अंदर आइस है, राइट, और इसके अंदर आइस प्लस NaCl फ्रीजिंग मिक्सचर बन गया। इसका फ्रीजिंग पॉइंट काफी लो हो गया लो, फ्रीजिंग पॉइंट लो हो गया। मान लो -22 डिग्री सेल्सियस हो गया, किससे? 10 डिग्री सेल्सियस से। अब 10 डिग्री से ये लो होके -27 हो गया, और ये आपकी कौन रखी है, इसके अंदर है आइसक्रीम कंटेंट या दूध। अब इसका टेम्परेचर हाई है कंपैरेटिवली टू सराउंडिंग टेम्परेचर, TEMP हाई। तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट चलेगी, यानी कि आपके कंटेंट क्या करेंगे? हीट को लूज करना शुरू करेंगे और ठंडे होने शुरू हो जाएंगे, और अल्टीमेटली, राइट, फ्रीज हो जाएंगे। सो फ्रीजिंग हो जाएगी फास्ट, फ्रीजिंग हो जाएगी फास्ट। दैट इज व्हाई दीज सेलर्स बेसिकली सराउंडिंग जो है वो फ्रीजिंग मिक्सचर की रखते हैं, तो कंटेंट ज्यादा जल्दी फ्रीज हो। That's all for today. Thank you very much.